हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है, हरियाणा टेट टीजीटी साइंस में हमें एक यूनिट कंप्लीट करनी है जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हरियाणा टेट टीजीटी साइंस के लिए पहले हम देखते हैं हमारा बायोलॉजी का सिलेबस क्या क्या है, उसमें हमें कौन कौन सी यूनिट कवर करनी है। तो बायोलॉजी के सिलेबस में आपको कवर करना है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वेरियस लाइफ प्रोसेसेस ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स, body movements, reproduction in organisms, diseases, weather, climate and adaptations, food and microorganism। तो आज सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूनिट से। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं? तो माइक्रो का मतलब होता है बहुत ही छोटे, वेरी वेरी स्मॉल, जिनको इतने छोटे होते हैं, ये साइज में इतने छोटे होते हैं कि आप इनको है ना नेकेड आइज के थ्रू नहीं देख सकते, यानी कि बिना माइक्रोस्कोप की मदद के आप इनको देख ही नहीं पाओगे, साइज में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। तो माइक्रोब्स हम उन ऑर्गेनिजम्स को बुलाते हैं जो साइज में बहुत छोटे हैं और जिनको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। उसके अलावा आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर सकते हो डिफरेंट ग्रुप्स में, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिंगल सेल भी हो सकते हैं, जैसे कि आपके बैक्टीरिया, एल्गी और प्रोटोजोआ, लेकिन जो आपकी एल्गी और फंजाई होती है ना, वो मल्टी सेलुलर भी हो सकती है। ठीक है। उसके अलावा आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, वो बहुत ही वास्ट वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, यानी कि अगर आप बहुत ही एक हॉट स्प्रिंग के अंदर है, वहाँ पर भी आपको बैक्टीरिया देखने को मिल सकता है। आप बहुत ही एकदम आइस के अंदर है, वहाँ पर भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिल सकते हैं। डेजर्ट में देखने को मिल सकते हैं, मार्शी लैंड में देखने को मिल सकते हैं, और बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैबिटेट होता है इनका, यानी कि किसी भी जगह पर आपको प्रेजेंट दिख सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा ह्यूमंस के अंदर भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। अगर आप अपने बॉडी को देखते हो तो आपको पता है हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बोलते हैं गट फ्लोरा। तो गट फ्लोरा का मतलब होता है ऐसे बहुत सारे हेल्दी बैक्टीरिया जो आपकी बॉडी में रह रहे होते हैं, आपके गट रीजन में रह रहे होते हैं। ठीक है। वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर है ना कभी कभी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रह रहे होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे अंदर अलग अलग टाइप की बीमारियां कॉज कर देते हैं। ठीक है। तो ह्यूमंस के अंदर, एनिमल्स के अंदर, यानी कि माइक्रोब्स जो है वो हर जगह प्रेजेंट होते हैं। एयर में प्रेजेंट है, वाटर में प्रेजेंट है, हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है। अब हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकते हैं फ्रेंडली और एक हो सकते हैं हार्मफुल। तो सबसे पहले हम उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, यानी कि जो हमारे दोस्त है, जो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व करते हैं। तो आप सब है ना ज़रूर अपनी लाइफ में दही खाते होंगे। ठीक है। तो आपने कभी सोचा है कि दूध से दही बनाने का काम होता कैसे है? तो आपको पता है, जब हमें दही जमानी होती है तो हम क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा कर्ड डालते हैं और सुबह तक हम देखते हैं पूरी की पूरी जो है दही बन जाती है। ठीक है। तो उसमें हमारी मदद कौन करता है? एक बैक्टीरिया करता है जिसको हम क्या बुलाते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बुलाते हैं। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का काम क्या होता है, वो आपके मिल्क को किस में कन्वर्ट कर देता है, कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। हमारे हेल्थ के लिए दही जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमारे जो गट बैक्टीरिया है उनके लिए बहुत अच्छी होती है। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो एक फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हमारे लिए हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद आती है ईस्ट। आप सबने है ना बेकरी प्रोडक्ट तो खाए होते हैं, ब्रेड, पेस्ट्री, केक, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, आपके बेकरी प्रोडक्ट है। इनको बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो आप छोले भटूरे खाते हैं। ठीक है। तो आपने देखा है उन सब का डो जो होता है ना, वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे बबल्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो किसकी मदद से बबल्स आते हैं? ईस्ट की मदद से। तो हम क्या करते हैं, जब हम आटा लगाते हैं उसके अंदर हम थोड़ा सा ईस्ट डाल देते हैं, और ईस्ट क्या करता है, फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है और बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो क्या कर देती है, हमारे डो के अंदर गैस को फिल कर देती है और उसका वॉल्यूम जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो उसका जो फ्लफी स्ट्रक्चर आप देखने को मिलता है वो किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है? ईस्ट की वजह से पॉसिबल हो पाता है। तो ईस्ट भी हमारे लिए क्या है, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर आती है। हमारे ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक बनाना किसकी वजह से पॉसिबल है? ईस्ट की वजह से पॉसिबल है। उसके बाद आता है एल्कोहल प्रोडक्शन। तो आपको पता है बहुत सारे लोग हैं ना एल्कोहल को कंज्यूम करते हैं, वाइन हो, एसिटिक एसिड जिसे हम विनेगर बुलाते हैं। ठीक है। हम सब अपने घर में सिरके का इस्तेमाल करते हैं, और सिरके का नाम क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। ठीक है। इसको हम विनेगर भी कहते हैं। तो एक होता है वाइट विनेगर, एक होता है ब्लैक विनेगर। ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो इन सब के प्रोडक्शन में भी आपकी मदद करते हैं। आप एल्कोहल बना पाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से, आप सिरका बना पाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से, आप वाइन बना पाते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से। ठीक है। तो एल्कोहल एंड वाइन बनाने के लिए भी किसका इस्तेमाल होता है? ईस्ट का इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो हमारे जो
बार्ले है, व्हीट है, राइस है, हमारे फ्रूट्स है, उनके अंदर है ना शुगर प्रेजेंट होती है। और जब उस शुगर का फर्मेंटेशन होता है तो उससे क्या होता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो जो हमारा अल्कोहल में कन्वर्ट करने में मदद करते हैं वो कौन मदद करते हैं, ईस्ट मदद करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा शुगर अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, इस प्रोसेस का नाम क्या है, फर्मेंटेशन है। और फर्मेंटेशन प्रोसेस डिस्कवर किसने किया था, आपसे एक मार्क में ये पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है कि लुईस पास्चर ने है ना फर्मेंटेशन प्रोसेस को डिस्कवर किया था 1857 में। ठीक है, तो फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है, आपके जो फ्रूट्स है उनके अंदर जो शुगर प्रेजेंट है, अगर वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जा रहा है ईस्ट की मदद से, तो इस प्रोसेस को आप क्या कहोगे, फर्मेंटेशन बुलाओगे। ठीक है, और फर्मेंटेशन की डिस्कवरी किसने की है, लुईस पास्चर ने की है। उसके बाद आता है मेडिसिनल यूज। तो बहुत बार आपने देखा होगा हम है ना एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। अब एंटीबायोटिक्स होती क्या है, जो हमारे बैक्टीरिया को या तो कंप्लीटली किल कर देती है या फिर बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देती है, उसको हम क्या बुलाते हैं, एंटीबायोटिक्स बुलाते हैं। ऐसी मेडिसिन को हम क्या बुलाते हैं, एंटीबायोटिक्स बुलाते हैं। तो हमारे एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल क्या है, सबसे कॉमन होती है पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन। जब भी आपकी बॉडी के अंदर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो ये सारी की सारी मेडिसिन, ये एंटीबायोटिक्स आपको खाने के लिए दी जाती है। जो पेनिसिलिन की डिस्कवरी है वो किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि फर्मेंटेशन की डिस्कवरी किसने की थी, लुईस पास्चर ने की थी, और पेनिसिलिन की डिस्कवरी किसने की है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है। उसके बाद आती है एंटीबॉडीज। तो आपको पता है जब भी कभी आपकी बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन एंटर करता है तो आपकी बॉडी उसे किल करने के लिए आपकी इम्यून सेल्स क्या करती है, बहुत सारी एंटीबॉडीज को रिलीज करती है। ठीक है, और आपकी एंटीबॉडीज जैसे ही उस माइक्रोब के साथ फाइट करती है, उसके लिए है ना वो मेमोरी भी जनरेट कर लेती है। मेमोरी जनरेट करने का मतलब ये होता है, जब दोबारा से वो पैथोजन कभी भी आपकी बॉडी के अंदर एंटर करेगा डेड फॉर्म में या फिर वीकेंड फॉर्म में, तो उसको है ना आपकी बॉडी पहचान जाती है कि इसको हमने पहले भी हराया था, और वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके उसे किल कर देती है, एलिमिनेट कर देती है। अब इसी मेथड को, क्योंकि हमारी एंटीबॉडीज के पास मेमोरीज अवेलेबल है, इसी का हम इस्तेमाल करते हैं किसमें, वैक्सीन बनाने में। तो जब हमें किसी भी बीमारी के लिए वैक्सीन बनानी होती है, हम क्या करते हैं, कोई भी माइक्रोब या पैथोजन लेते हैं, उसको हम है ना हीट किल कर देते हैं या फिर उसको वीकेंड बना देते हैं। वीकेंड बना देते हैं का मतलब ये होता है कि वो है ना बीमारी तो नहीं दे सकता। अगर मैंने पोलियो के वायरस को लिया, उसको मैंने वीक कर दिया, अगर मैं अब आपको पोलियो का वायरस की दवाई पिला रही हूँ ना, तो आपको बीमारी नहीं होगी, आपको पोलियो नहीं होगा, लेकिन आपकी बॉडी जो है वो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स जनरेट कर पाएगी। तो जब रियल में कभी आपकी बॉडी के अंदर पोलियो का वायरस एंटर करेगा, आपकी बॉडी के पास मेमोरी होगी और वो उसे पहचान जाएगी और उसे किल करके फाइट कर देती है। ठीक है, इसी मदद से, इसी फिनोमिना की वजह से हम क्या कर पाते हैं, अपनी वैक्सीन को जनरेट करते हैं। और वैक्सीनेशन के फादर कौन है, एडवर्ड जेनर है, और उन्होंने क्या किया था, वैक्सीन बनाई थी स्मॉल पॉक्स की। ठीक है, तो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाने के लिए उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे काउस को जो काउ पॉक्स हो रखा था वो उन्होंने लोगों को इंजेक्ट करना शुरू किया था, और उन्होंने देखा कि वो लोग जिनको स्मॉल पॉक्स की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होनी शुरू हो गई, क्योंकि उनकी बॉडी ने क्या किया, मेमोरी जनरेट करनी शुरू कर दी, एंटीबॉडीज बनानी शुरू कर दी। यही वाला फिनोमेना हम किस में इस्तेमाल करते हैं, वैक्सीन बनाने के टाइम हम यही फिनोमेना इस्तेमाल करते हैं कि हमारी जो एंटीबॉडीज है उनके पास मेमोरीज रहती है, उन्हें याद रहता है कि कोई उन्होंने किसी को किल किया था, एलिमिनेट किया था। उसके बाद आती है सॉइल फर्टिलिटी। तो हमारी सॉइल के अंदर है ना बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, उनको हम क्या बुलाते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बुलाते हैं। ठीक है, तो आपको पता है जो हमारा साइनोबैक्टीरिया है, तो साइनोबैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमारी हेल्प करता है और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। उसके बाद आता है एक मेथड कंपोस्टिंग। तो आपको पता है जब भी आपके घर से बहुत सारा किचन वेस्ट निकलता है, एनिमल एक्सक्रीटा निकलता है, तो हम क्या करते हैं, एक जगह पे एक गड्ढा बना के उसमें उसे डालते रहते हैं, ऊपर से हम उसे मिट्टी से कवर कर देते हैं। जब थोड़े दिन के बाद आप उस गड्ढे को खोदोगे ना, तो आपको वहाँ पर है ना वो सब चीज़ें नहीं मिलेगी जो आपने डाली थी, वहाँ पर आपको एक ब्लैक कलर का बहुत ही रिच मेन्योर मिलता है, जिसको हम क्या बुलाते हैं, मेन्योर बुलाते हैं, जो क्या करता है आपकी सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में मदद करता है। तो हमारे इन्वायरमेंट को साफ रखने में भी हमारी कौन मदद करता है, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मदद करते हैं। क्योंकि जो हमारे वो बिग किचन वेस्ट था उसको स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ देना, उससे कुछ यूजफुल कंपोनेंट बना देना, उसको रिसाइकल कर देना, एक यूजेबल फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर देना, ये सब क्या है, ये किसने किया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने किया है, माइक्रोब्स ने किया है। और इसकी वजह से क्या होता है, हमारा इन्वायरमेंट भी क्लीन रहता है, वरना हर जगह देखो कूड़े के ढेर लग जाते हैं। अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्लीनिंग पर्पस ना करे, वो चीज़ों को स्मॉलर पार्टिकल्स में ना डिग्रेड करे, तो बहुत ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो कंपोस्टिंग में हमारी मदद करते हैं, मैन्योर फॉर्मेशन में वो हमारी मदद करते हैं। और इसके लिए कभी कभी हम अर्थ वॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि रेड वॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, और फिर इस प्रोसेस का नाम क्या हो जाता है, वर्मी कंपोस्टिंग। ठीक है, अगर आपने
रेड वॉर्म्स का इस्तेमाल किया, तो इसी प्रोसेस का नाम कंपोस्टिंग से क्या हो जाता है, वर्मी कंपोस्टिंग हो जाता है। अब ये तो थे हमारे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, उनको हम क्या बुलाते हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बुलाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारे शरीर में बीमारियां कॉज कर सकते हैं उनको हम क्या बुलाते हैं, पैथोजेंस बुलाते हैं। और ये जो माइक्रोब्स है ये हमारी बॉडी के अंदर कैसे कैसे एंटर कर सकते हैं, हवा के अंदर घूम रहे हैं तो एंटर कर सकते हैं, पानी के अंदर है तो एंटर कर सकते हैं, अगर हमारे फूड में प्रेजेंट है तो एंटर कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं अगर उन्होंने हमें काट लिया तो वो इन पैथोजेंस को हमारी बॉडी के अंदर एंटर करा देते हैं, उनको हम क्या बुलाते हैं, वेक्टर्स बुलाते हैं। ठीक है, यानी कि अगर किसी मच्छर ने आपको काट लिया और आपको मलेरिया हो गया, आपको डेंगू हो गया, तो वो क्या है, वेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं। उसके बाद आती है हमारी कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो ऐसी डिजीज जो आपको है ना इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन को हो सकती है, किसके थ्रू, हवा के थ्रू हो सकती है, पानी के थ्रू हो सकती है, फूड शेयरिंग से हो सकती है, या फिर फिजिकल कॉन्टैक्ट से हो सकती है। यानी कि देखो जैसे जब आपको कोल्ड हो जाता है तो अगर आपने छींका तो दूसरे इंसान को भी कोल्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये कौन सी डिजीज के अंदर आता है, कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर आता है, जैसे कि कॉलेरा है, कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स है, ट्यूबरकुलोसिस है। ये कैसी बीमारियां है, कम्युनिकेबल डिजीजेस है, यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान को हो सकती है, फैल सकती है। ठीक है, तो जैसे कॉमन कोल्ड का कोई भी इंसान जो है वो छींकता है, उसकी जो ड्रॉपलेट्स थी जिनके अंदर माइक्रोब्स प्रेजेंट है, वायरस प्रेजेंट है, वो हवा में फैल जाती है, और जब वहाँ पर कोई एक हेल्दी पर्सन ब्रीथ करता है तो उसके अंदर भी वो वायरस एंटर कर जाते हैं और उसके अंदर भी बीमारी कॉज कर देते हैं। ऐसी डिजीज को हम क्या बुलाते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज बुलाते हैं। उसके बाद आता है कैरियर कौन होता है और वेक्टर कौन होता है। तो ये जो सारे के सारे हार्मफुल पैथोजेंस है इनको एक हेल्दी पर्सन तक पहुंचाने का काम जो करते हैं उनको हम क्या बुलाते हैं, कैरियर बुलाते हैं, वेक्टर बुलाते हैं। जैसे कि आपकी जो घर में मिलने वाली हाउस फ्लाई है, मक्खी है, अगर वो किसी फीकल मटेरियल पे बैठी हुई थी, उसके बाद आके वो आपके खाने पे बैठ गई और आपके अंदर कॉलेरा हो गया, आपको टाइफाइड हो गया, तो ये क्या है, कैरियर का रोल प्ले कर रही है, वेक्टर का रोल प्ले कर रही है। उसके बाद आपको पता है फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, तो फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो जब आपको काट लेती है तो आपको क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। मलेरिया कैसे हो जाता है, क्योंकि प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जो था वो कहाँ पर होता है, फीमेल एनोफ्लीज की बॉडी के अंदर होता है। जैसे ही वो एक हेल्दी पर्सन को कट करती है तो वो प्लाज्मोडियम को आपकी बॉडी के अंदर छोड़ के चली जाती है, और वो प्लाज्मोडियम क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर मलेरिया कॉज कर देता है। ऐसे ही होता है हमारा एडीज मॉस्किटो। तो अगर फीमेल एडीज मॉस्किटो ने आपको काट लिया, उसके अंदर क्या रह रहा होता है, डेंगू वायरस रह रहा होता है, और आपको क्या हो जाता है, डेंगू हो जाता है। तो ये जो हाउस फ्लाई है, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो है, फीमेल एडीज मॉस्किटो है, ये सब क्या है, वेक्टर्स का रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, इनसे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, अपने खाने को हमेशा कवर्ड रखना चाहिए। आपको कहीं पे भी है ना साफ पानी इकट्ठा नहीं होने देना, क्योंकि आपको पता है ये जो हमारे डेंगू के मच्छर है, मलेरिया के मच्छर है ना, साफ पानी में पनपते हैं। ठीक है, इसलिए आपसे ऐसे बोला जाता है कि अपने कूलर का पानी आपको चेक करते रहना है, या फिर उसके अंदर आपको ऑयल डालते रहना है ताकि वहां पर मच्छर ब्रीड ना कर सके। ठीक है, मॉस्किटो की ब्रीडिंग ना हो पाए। अब हम कुछ बीमारियों को देखेंगे, उनके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म को देखेंगे और वो किस तरीके से फैलती है इसको देखेंगे। तो आपको ट्यूबरकुलोसिस जो हो जाता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया की वजह से होता है, और अगर ऐसे पेशेंट ने छींका हवा में तो वो दूसरे को भी फैल सकती है। उसके बाद आता है मीजल्स। तो मीजल्स एक वायरस से होने वाली बीमारी है जो एयर के थ्रू ही ट्रांसमिट होती है। चिकन पॉक्स भी एक वायरस की वजह से होने वाली बीमारी है, या तो आप फिजिकल कांटेक्ट में हो, उस इंसान ने आपको टच कर लिया तो भी आपको हो सकती है, या फिर एयर की वजह से हो सकती है। उसके अलावा पोलियो वायरस। ठीक है, तो पोलियो भी कैसी बीमारी है, वायरस से होने वाली बीमारी है, एयर और वाटर के थ्रू फैल सकती है। फिर आता है हमारा कॉलेरा। कॉलेरा जो है वो हमें विब्रियो कॉलेरा नाम के बैक्टीरिया की वजह से होती है, या फिर आपके खाने के अंदर, पानी के अंदर अगर गंदा पानी इस्तेमाल हुआ है तो आपको कॉलेरा हो जाता है। टाइफाइड जो है वो भी एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। ठीक है, तो सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया अगर गंदा पानी आपने पी लिया है तो आपको क्या हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है। उसके बाद आता है हेपेटाइटिस ए। तो हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से आपको क्या हो जाता है, हेपेटाइटिस हो जाता है, और गंदे पानी की वजह से आपको ये बीमारी हो सकती है। उसके बाद आता है हमारा मलेरिया। तो मलेरिया जो है वो एक प्रोटोजोअन डिजीज है जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की वजह से होती है, और इसको फैलाने में मदद कौन करता है, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो करता है। फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो अगर किसी हेल्दी पर्सन को बाइट कर लेता है तो उसको क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। तो आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो ह्यूमंस के अंदर भी बीमारी दे सकते हैं, प्लांट्स के अंदर भी बीमारी दे सकते हैं, और आपके जो जानवर होते हैं, आपके जो पालतू जानवर है, गायें हैं, भैंस है, कैटल है, उनके अंदर भी बीमारी हो सकती है। तो जो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट कोच, उन्होंने एक बैक्टीरिया की खोज की थी जिसका नाम क्या था, बैसिलस एंथ्रेसिस, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एंथ्रेक्स डिजीज हो जाती है। तो एंथ्रेक्स है ना, ह्यूमंस के अंदर भी एक बहुत डेंजरस बीमारी है। उसके अलावा ये आपके कैटल को भी हो जाती है, यानी कि आपके जो जानवर है, आपके घर में जो गायें भैंसे हैं, उनको भी एंथ्रेक्स डिजीज हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा फुट एंड माउथ डिजीज कैटल्स के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है।
ठीक है, और बहुत सारे कैटल्स की जान चली जाती है फुट एंड माउथ डिजीज की वजह से, और ये किसकी वजह से होती है, एक वायरस की वजह से स्प्रेड होती है। तो आपको याद रखना है कि एंथ्रेक्स जो है वो एक बैक्टीरिया की वजह से बीमारी कॉज होती है, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, बैसिलस एंथ्रेसिस है, और उसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट कोच ने उसकी खोज की थी। उसके बाद आती है हमारी कुछ प्लांट डिजीज, यानी कि प्लांट्स के अंदर होने वाली बीमारियां, उनको कौन कॉज करता है और वो किस तरीके से फैलती है। तो सिट्रस कैंकर, आपके जितने भी खट्टे फ्रूट वाले प्लांट होते हैं उनके अंदर एक बीमारी हो जाती है जिसको हम सिट्रस कैंकर बुलाते हैं, जो एक बैक्टीरिया की वजह से होती है और ये हवा की वजह से फैल सकती है। उसके अलावा आपके जो गेहूं होते हैं उनके अंदर रस्ट लग जाता है, व्हीट रस्ट बुलाते हैं उसे हम, एक फंजाई की वजह से ये फैलती है, और ये एयर की वजह से पहुंच सकती है, या फिर फंजाई के जो सीड्स है वो एयर में प्रेजेंट है उनकी वजह से होती है। उसके अलावा जो आपकी भिंडी होती है, ओकरा बुलाते हैं जिसको हम इंग्लिश में, उसके अंदर एक वायरस कौन सी बीमारी कॉज कर देता है, येलो वेन मोजैक। ठीक है, तो ये किसकी वजह से फैलती है, इंसेक्ट की वजह से फैलती है। उसके बाद आता है फूड पॉइजनिंग। तो कभी कभी आपने देखा होगा, आपने खाना खाया और वो जो खाना आपने खाया वो खराब हो रखा था, उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने खराब कर रखा था, क्योंकि उसके ऊपर क्या ग्रो कर गए थे, माइक्रोब्स ग्रो कर गए थे। और जब कहीं पे भी माइक्रोब्स ग्रो करते हैं तो वो क्या करते हैं, बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस वहां पर रिलीज कर देते हैं। अब वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर गया है, और उसकी वजह से क्या हो गया है, आपको है ना बहुत ही सीरियस इलनेस हो जाती है, वॉमिटिंग लगने लग जाती है, लूज मोशंस लग जाते हैं, आपकी हालत कभी कभी इतनी खराब हो जाती है कि फूड पॉइजनिंग से लोगों की जान भी जा सकती है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना है, अपने खाने को प्रिजर्व रखना है, उसको खराब होने से बचाना है। अब फूड प्रिजर्वेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब जब हमारा जो खाना स्पॉइल्ड होता है ना, उसके अंदर से बहुत गंदी स्मेल आ रही होती है, बहुत गंदा उसका टेस्ट हो जाता है, उसका कलर भी चेंज हो जाता है। आपने देखा होगा कभी कभी अगर आपने एक ब्रेड को रखा हुआ है, थोड़े दिन के बाद आप देखोगे ना उस पर है ना फंगई, उसके ऊपर है ना फंजाई ग्रो कर जाती है, उसके ऊपर है ना फंगस की जो ग्रोथ हो जाती है, तो वो क्या है, वो स्पॉइल्ड हो गई, आपका जो ब्रेड है वो खराब हो गया है। ठीक है, तो हम अपने फूड को प्रिजर्व करने के लिए ना बहुत सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। अब हम एक एक करके उन टेक्निक्स को देखेंगे। तो सबसे पहली जो टेक्निक है वो है केमिकल मेथड, यानी कि आपने है ना अपने खाने के अंदर है ना सॉल्ट और एडिबल ऑयल का इस्तेमाल किया ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को आप रोक सके। इनको हम क्या बुलाते हैं, प्रिजर्वेटिव्स बुला सकते हैं। तो आपके जो अचार होते हैं ना उनके अंदर आप नमक डालते हो, एसिड प्रिजर्वेटिव डालते हो, ताकि आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन पे ग्रो ना कर सके। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे दो कॉमन प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उनके नाम आपको याद रखना है, वो है सोडियम बेंजोइट एंड सोडियम मेटा बाइसल्फाइट। ठीक है, तो ये क्या है, कॉमन प्रिजर्वेटिव्स है, आपसे कभी कभी इनके नाम पूछे जाते हैं। आपके जो जैम्स होते हैं, स्क्वैशेस होते हैं, उनको खराब होने से बचाते हैं आपके ये प्रिजर्वेटिव्स। तो इन दोनों प्रिजर्वेटिव्स का आपको नाम याद रखना है, सोडियम बेंजोइट एंड सोडियम मेटा बाइसल्फाइट। उसके बाद आता है कॉमन साल्ट। तो आपने देखा होगा कभी कभी हम क्या करते हैं, अपनी फिश को बचाने के लिए, मीट को लंबे टाइम तक बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इनके ऊपर है ना ड्राई सॉल्ट की कवरिंग कर देते हैं, जिससे क्या होता है, बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो सॉल्टिंग मेथड से हम किस किस को प्रिजर्व कर सकते हैं, हमारे जो अचार डालते हैं हम, रॉ मैंगो, टैमरिंड, आंवला, इन सब का अचार डालने के लिए भी आपने देखा है कभी कभी हम उनको धूप में सुखा रहे होते हैं नमक लगा के। ठीक है, तो ये क्या है, कॉमन सॉल्ट से प्रिजर्वेशन का एक मेथड है, ताकि उसके ऊपर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ना कर पाए। नेक्स्ट होता है शुगर के थ्रू भी। तो आपको पता है जितने भी हमारे जैम्स होते हैं, जेलीज होते हैं, उनको हम प्रिजर्व करते हैं शुगर से, क्योंकि शुगर क्या करती है, मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस कर देते हैं। और आपको पता है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए ना मॉइस्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब वहाँ पर मॉइस्चर ही प्रेजेंट नहीं होगा, पानी ही प्रेजेंट नहीं होगा, तो बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाएंगे और आपके खाने को स्पॉइल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो शुगर से भी आप प्रिजर्वेशन कर सकते हो। जेली को आप किससे प्रिजर्व करते हो, शुगर की मदद से प्रिजर्व करते हो। फिर आता है ऑयल एंड विनेगर। तो आपने देखा होगा जब भी आपके घर में कभी अचार डल रहा होता है तो उसके अंदर है ना बहुत सारा तेल डाल देते हैं, बहुत सारा सिरका डाल देते हैं, क्योंकि ये भी क्या तरीका होता है, प्रिजर्व करने का एक तरीका होता है हमारा। जब भी आप सिरके वाले प्याज बना रहे होते हो, ठीक है, या फिर आप कोई मूली के सिरके का इस्तेमाल कर रहे हो, ये सारी की सारी चीज़ें किसके थ्रू प्रिजर्व की जाती है, ऑयल एंड विनेगर का इस्तेमाल करके। ठीक है, अपने पिकल्स के अंदर हम ऑयल डाल देते हैं ताकि वहाँ पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ना कर पाए। विनेगर डाल देते हैं हम अपनी वेजिटेबल्स के अंदर ताकि वहाँ पर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ना कर पाए। उसके बाद होता है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। ठीक है, अगर आपने है ना किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बॉईल किया, जैसे आप कभी बाहर से दूध लाते हो, आप उसको हमेशा गर्म करते हो वरना वो खराब हो जाता है, तो क्योंकि बॉईल करने से क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं। उसके अलावा अपनी सब्जियों को, फ्रूट्स को बचाने के लिए आप क्या करते हो, लो टेम्परेचर पे रखते हो, यानी कि रेफ्रिजरेटर में ला के रख देते हो, क्योंकि उससे भी है ना माइक्रोब्स की ग्रोथ जो है वो इनहिबिट होती है। उसके बाद आता है पास्चराइज्ड मिल्क। ठीक है, तो पास्चराइज्ड मिल्क क्या होता है, इसको है ना हम हार्मफुल माइक्रोब से बचाने के लिए क्या करते हैं, पहले हम है ना मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं 15 से 30 सेकेंड। ठीक है, फिर एकदम से हम उसे ठंडा कर देते हैं और फिर उसको हम स्टोर कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, उसको होल्ड, आपने
हीट ट्रीटमेंट भी दे दिया, कोल्ड ट्रीटमेंट भी दे दिया, अब क्या होगा, उसके अंदर माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। ये जो प्रोसेस होता है पास्चराइजेशन इसको हम बुलाते हैं, और इसको किसने डिस्कवर किया था, लुईस पास्चर ने डिस्कवर किया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि लुईस पास्चर ने कौन सा मेथड निकाला था, पास्चराइजेशन का मेथड निकाला था, और हमारे मिल्क को प्रिजर्व करने का ये बहुत ही अच्छा एक तरीका होता है। उसके बाद आता है स्टोरेज एंड पैकिंग। तो आपको पता है हमारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उनको हम मोस्टली कहाँ पे पैक करना पसंद करते हैं, एयर टाइट पैकेट्स में हम उनको बंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर माइक्रोब्स का अटैक नहीं हो पाएगा। उसके बाद आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे ज़्यादा जो गैस प्रेजेंट है 78%, वो कौन सी है, नाइट्रोजन है। लेकिन नाइट्रोजन को है ना डायरेक्टली प्लांट्स और एनिमल्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसको प्लांट्स इस्तेमाल कर सके, उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है। उनमें से सबसे मेजर जो बैक्टीरिया है वो है राइजोबियम बैक्टीरिया। तो आपके जितने भी दालों वाले पौधे होते हैं ना, लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, जैसे आपके बीन्स के पौधे हैं, पी के प्लांट है, इनका एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। इनकी जो रूट्स होती है ना, वहाँ पर नोड्यूल्स बने होते हैं, वहाँ पर आपको है ना मोटे मोटे गांठें बनी हुई दिखाई देंगी, और उन गांठों के अंदर कौन रह रहा होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया रह रहा होता है। और ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन की वजह से क्या होता है, आपकी सॉइल के अंदर अब नाइट्रोजन प्रेजेंट है, जिसको प्लांट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा नाइट्रोजन गैस को फिक्स करने का एक दूसरा तरीका होता है लाइटनिंग। ठीक है, आपने देखा बिजली जो कड़कती है, वो भी आपकी नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करती है कुछ लेवल तक। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हमारे जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनके रूट्स में प्रेजेंट होता है। ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमारी मदद करता है। उसके बाद आते हैं नाइट्रोजन साइकिल। तो आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया कि नाइट्रोजन गैस जो है वो हमारे एनवायरनमेंट में सबसे अबंडेंट गैस है, 78% प्रेजेंट है। हम सबको नाइट्रोजन की इंपॉर्टेंस होती है। आपकी बॉडी के अंदर जितने भी प्रोटीन्स प्रेजेंट है, आपके जो डीएनए है, आपके जो नाइट्रोजनस बेसिस है, वो सब किससे बने हुए हैं, नाइट्रोजन से बने हुए हैं। आपका जो प्लांट्स के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो किससे बना हुआ है, नाइट्रोजन से बना हुआ है। आपके जितने भी न्यूक्लिक एसिड है, विटामिन है, वो किससे बने होते हैं, उन सब में क्या चाहिए होता है, नाइट्रोजन चाहिए होता है। लेकिन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ना तो प्लांट डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं, ना एनिमल इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमें कुछ तो तरीका ढूंढना पड़ेगा ना उसको इस्तेमाल करने के लिए। तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं, सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं, जिनको हम क्या बुलाते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी बुलाते हैं, और ये क्या करते हैं, हमारी नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं। ये एटमॉस्फेयर से एयर को लेते हैं और उसको ऐसे कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, यूजेबल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है, जिसको प्लांट इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी रूट्स के थ्रू। ठीक है, और जब प्लांट उसको इस्तेमाल कर लेता है तो प्लांट को हम खाते हैं, तो हमारे अंदर भी नाइट्रोजन पहुंच जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एनिमल्स प्लांट को खाएंगे तो उनको मिल जाएगा। अब जब प्लांट्स मरेंगे, एनिमल्स मरेंगे, तो बैक्टीरिया और फंजाई जो है सॉइल के अंदर जो प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, जितना भी नाइट्रोजन हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट था उसको फिर से किस में कन्वर्ट कर देंगे, सॉइल में पहुंच जाता है। यानी कि नाइट्रोजन का जो साइकिल है वो इस तरीके से रिपीट होता रहता है। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन गैस को फिर से एटमॉस्फेयर में उसी फॉर्म में पहुंचा देते हैं जिस फॉर्म से उन्होंने इस्तेमाल किया था। इसीलिए हमारे एटमॉस्फेयर में हमेशा गैस जो है 78% मेंटेन होती रहती है। अब देखो, जैसे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट थी, ठीक है, लाइटनिंग से फिक्स हो गई कुछ तो, और कुछ को है ना नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो ब्लू ग्रीन एल्गी थी उसने फिक्स कर दिया। अब इसको है ना किसने खा लिया, किसने इस्तेमाल कर लिया, प्लांट्स ने इसको इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, प्लांट्स को किसने खा लिया, एनिमल्स ने खा लिया। ठीक है, अब इन्होंने जो नाइट्रोजनस वेस्ट को रिलीज किया, या फिर उनके एनिमल्स की, प्लांट्स की डेथ हो गई, दोबारा से वो सारे के सारे नाइट्रोजन कंपाउंड कहाँ पहुंच गए, आपकी सॉइल में पहुंच गए, और आपकी सॉइल में ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो उसे किस में कन्वर्ट कर देंगे, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देंगे। इस तरीके से हमारी जो नाइट्रोजन साइकिल है वो चलती रहती है। आई होप इस चैप्टर में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।